हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीचर और आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड लिफ्ट क्लासेस में। चैनल को मैंने बनाया है जिसका पर्पज़ है उन सभी स्टूडेंट के लिए जो सरल भाषा में और गहराई से आज परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं। इस चैनल पर आपको मिलेगा हिंदी व्याकरण आसान ट्रिक के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सभी एमसीक्यूज, बीपीएससी, यूपीएससी, सीटेट, एसटेट बोर्ड परीक्षा की तैयारी। इन टॉपिक्स को बिल्कुल आसान तरीके से समझाया जाएगा। नियमित क्लास होंगे और वीडियो आएंगे आपके रिवीजन के साथ। मेरा उद्देश्य है कि यहाँ पर पढ़ने वाला हर छात्र गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करे और कोई भी स्टूडेंट्स ये ना कह सके कि मुझे समझ में नहीं आया। तो अगर आप चाहते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर हो, एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए और पढ़ाई बोझ ना लगे, तो अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। शुरू करने से पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगी आप सभी से कि हम सबसे पहले हिंदी के सारे टॉपिक्स को पढ़ने तो वाले हैं, लेकिन टॉपिक्स के बाद हम उस टॉपिक से जुड़े हुए एमसीक्यूज हल करेंगे। यानी कि पहले हम कोई टॉपिक पढ़ने वाले हैं, फिर उस टॉपिक पर एमसीक्यूज आपसे मैं हल करवाऊंगी। आपको प्रैक्टिस करना होगा याद करने के साथ साथ। तो 1 बाय 1 इसी तरह से पढ़ाई आगे बढ़ती रहेगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। वर्णमाला, इसकी सबसे पहले डिफिनेशन देख लेते हैं जो कि आसान है, बहुत ज़्यादा एक सेंटेंस में कंप्लीट हो जाती है कि वर्णमाला किसे कहते हैं, और फिर मैं इसे आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूंगी। अक्षरों के सार्थक एवं क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम देख रहे हैं कि अक्षरों का एक समूह होगा जो कि सार्थक भी होगा और साथ ही क्रमबद्ध भी होगा। इससे हम ये बात समझ रहे हैं कि हम सभी जानते हैं कि का एक अक्षर है, माँ एक अक्षर है ना। तो कहीं पर अगर क लिखा है तो हम कह सकते हैं कि वो वर्णमाला है। कहीं पर माँ लिखा है तो क्या हम कह सकते हैं कि वो वर्णमाला है? नहीं। ये क और माँ स्वतंत्र रूप से आए हैं, यानी ये अकेले कहीं पर लिखे हैं, तो ये वर्णमाला नहीं है, बल्कि ये क्या है? अक्षर है। ये अभी वर्णमाला नहीं है, ये एक अक्षर है। वर्णमाला में हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे अक्षरों का समूह होता है, वो भी क्रमबद्ध। दुनिया में बहुत सारी भाषाएं हैं, ढेर सारी भाषाएं होती हैं, जिनमें कि हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फारसी, अरबी, संस्कृत, बहुत सारी भाषाएं हैं। लेकिन हर भाषा का, हम सबको मालूम है कि हर भाषा का अपना एक वर्णमाला होती ही है। बिना वर्णमाला के किसी भी भाषा का हम इमेजिनेशन ही नहीं कर सकते, कल्पना ही नहीं कर सकते। उसी तरह हिंदी भाषा की भी अपनी वर्णमाला है, अ से ज्ञ तक। इंग्लिश, अंग्रेजी भाषा की भी अपनी वर्णमाला है, ए टू जेड। तो हिंदी वर्णमाला में हम सभी जानते हैं अ से ज्ञ तक ये जो अक्षर होते हैं, इन अक्षरों के सार्थक एवं क्रमबद्ध समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। इंग्लिश में हम इसे अल्फाबेट कहते हैं। अब हम देख लेते हैं कि वर्ण या अक्षर किसे कहते हैं। वर्ण या अक्षर वह मूल ध्वनि जिनके टुकड़े ना हो सके वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। यहाँ पे हमने क्या देखा अभी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अक्षरों का अगर सार्थक और क्रमबद्ध समूह हमें देखने को मिलता है, यानी अ से लेकर ज्ञ तक अक्षर लिखे हुए हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? वो तो वर्णमाला कहलाएंगे। लेकिन जैसे ही ये स्वतंत्र रूप से लिखे हमें मिलते हैं, जैसे कहीं पर लिखा हुआ है माँ, तो माँ एक अक्षर है, रा लिखा है तो रा एक अक्षर है, हा लिखा है तो हा एक अक्षर है। तो स्वतंत्र रूप से ये जब ध्वनियाँ अलग होती हैं, किसी जगह पर लिखी पाई जाती हैं, या हम बोलते हैं मुंह से, तो ये कहलाती हैं अक्षर। लेकिन जब यही ध्वनियाँ सार्थक रूप से लिखी होती हैं, क्रमबद्ध रूप से लिखी होती हैं, तो ये क्या कहलाती हैं? ये कहलाती हैं वर्णमाला। अब हम देखते हैं कि हिंदी वर्णमाला में कुल अक्षर कितने हैं। हिंदी वर्णमाला में दोस्तों कुल अक्षर हैं 52। हम सभी जानते हैं इस बात को। कुल अक्षर कितने हैं हिंदी वर्णमाला में? 52। और मूल अक्षर कितने हैं? 44। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से यहाँ पे रट लेनी है कि मूल अक्षर हिंदी वर्णमाला में 44 है, यानी कि 44 है। लेकिन जब हम टोटल की बात करेंगे कुल अक्षर कितने हैं, तो वो है 52, यानी 52। तो यहाँ पे आपको अभी इतना याद रखना है कि मूल अक्षर 44 होते हैं और कुल अक्षर 52 होते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं।
उच्चारण एवं प्रयोग के आधार पर वर्णमाला के दो भेद हैं। कितने? उच्चारण एवं प्रयोग के आधार पर वर्णमाला के दो भेद हैं। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। ठीक है, यानी अ से ज्ञ तक हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला कहलाता है स्वर और दूसरा क्या कहलाता है? दूसरा कहलाता है व्यंजन। ठीक है, अब देख लेते हैं कि स्वर किसे कहते हैं। स्वर जिन वर्णों के उच्चारण के लिए हमें किसी ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती और जिनकी सहायता से व्यंजनों का उच्चारण होता है, वह स्वर कहलाते हैं। ये तो आसान परिभाषा है इसकी, आप सभी अच्छे से समझ रहे हैं स्वर किसे कहते हैं। अब देख लेते हैं कि स्वर की संख्या कितनी है हिंदी वर्णमाला में। तो स्वरों की कुल संख्या यहाँ पर मानी गई है 11, जो कि आपके सामने है। अ, आ, ई, उ, ऋ से ऋषि, ए, ओ और औ। तो यहाँ पर ये आपके सामने है 11 कुल इनकी संख्या। अब दोस्तों हम देखेंगे कि उच्चारण की दृष्टि से स्वरों के निम्नलिखित कितने भेद है? 4 भेद है। अभी आपने यहाँ पर देखा था जो 2 भेद थे, ये थे आपके पूरे वर्णमाला के, यानी उच्चारण एवं प्रयोग के आधार पर वर्णमाला के 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन। यहाँ पर बात क्या कही जा रही है? यहाँ पर बात यह है कि उच्चारण की दृष्टि से स्वर के कितने भेद हैं। अब यहाँ पर हम स्वर को अच्छी तरह से पहले समझेंगे और जानेंगे, फिर आगे चल के व्यंजन के बारे में। तो यहाँ पर उच्चारण की दृष्टि से स्वर के 4 भेद हैं। पहला हर्ष स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा संयुक्त स्वर, चौथा प्लुत स्वर। बात आपको अच्छे समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं हर्ष स्वर किसे कहते हैं। हर्ष स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, वे हर्ष स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 4 है। अ, ई, उ, ऋ। अभी हमने ऊपर देखा था, ये जो 11 स्वर थे हमारे, इन्हीं में से अगर हम अ, ई, उ और ऋ को निकाल लें, यानी दोस्तों ये अ, ई, उ और ऋ, ये 4 यहाँ से हम ले लेते हैं और ये 4 स्वर कहलाते हैं हर्ष स्वर। क्यों? क्योंकि इनके उच्चारण में कम समय लग रहा है। हम यहाँ पे अ कह रहे हैं, आ नहीं कह रहे हैं, ई कह रहे हैं, ई नहीं कह रहे हैं। यहाँ पे जो ये अ, ई, उ, ऋ है, ये बहुत कम समय ले रहे हैं। इसी कारण कम समय लेने के कारण ही इन्हें क्या कहा जाता है? हर्ष स्वर कहा जाता है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे आप बिल्कुल नहीं भूलिएगा, इसको याद रखिएगा। वो क्या चीज़ है? कि हर्ष स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब हमें कभी पूछ लेता है कि मूल स्वर किसे कहते हैं और अगर हमें यहाँ पे 2 नाम नहीं याद है, देखिए किसी भी भाषा को आप पढ़ रहे हों कि या किसी भी चीज़ में आप याद कर रहे हों, जहाँ कहीं पर भी एक चीज़ के 2 नाम आए या 3 नाम आए, तो आप वहाँ पे फ़ौरन इम्पोर्टेंट मार्क लगा करके उन्हें याद कर लेंगे। क्योंकि एग्ज़ामिनर क्या करता है, जब 1 से 2 अधिक नाम होते हैं ना, तो उनका प्रयोग करके हमारे साथ जानने की कोशिश करता है कि क्या इसे ये चीज़ भी मालूम है कि नहीं मालूम। तो हमें यहाँ 2 नाम को अच्छे से याद रखना है। एक नाम को याद रखने से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि दूसरा नाम याद ना करने से हमें वो आने वाली चीज़ भी हम नहीं करके आ पाते हैं। घर आकर देखते हैं कि अरे ये तो हमें मालूम था, बस इसका नाम दूसरा नहीं पता था। तो हमने यहाँ पे क्या जाना कि हर्ष स्वर को मूल स्वर भी कहा जाता है। अब आपसे पूछ लेगा मूल स्वरों की संख्या कितनी है, तब भी आपको बताना है कि क्या है? 4 है, वही अ, ई, उ, ऋ। ठीक है? हर्ष स्वर कितने होते हैं? वही बात हो गई, 4 होते हैं। तो हर्ष स्वर कहें या मूल स्वर कहें, बात एक ही है। आगे देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ से बहुत ज़्यादा सवाल बनाया गया है आपकी हिंदी में कि शहीद वर्ण किसे कहा जाता है? शहीद वर्ण कहा जाता है अ को। इसे आप याद रखेंगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। अभी हमने पढ़ा हर्ष स्वर, अब दीर्घ स्वर के बारे में जानेंगे। अगर आप हर्ष स्वर अच्छे से जान चुके हैं, तो आपको ये दीर्घ स्वर याद करने में बिल्कुल कठिनाई नहीं होगी, इसको समझने में।
जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक समय लगता है वह दीर्घ स्वर कहलाते हैं। बात समझ में आई गई होगी आपको। वहां पे कम समय लग रहा था, यहाँ पे क्या है, अधिक समय लग रहा है। इनकी संख्या होती है 3। कौन कौन से? आ, ई, ऊ। ये तीनों आपके क्या हो जाएंगे? ये तीनों आपके हैं दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर की संख्या कितनी है? 4। मूल स्वर की संख्या कितनी है? 4। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है? 3। यहाँ पे आपको ये बात याद रखनी है। और कुल अक्षर कितने हैं हिंदी में? तो आपको कहना है 52। और मूल अक्षरों की संख्या कितनी है? तो आप कहेंगे 44। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, संयुक्त स्वर किसे कहते हैं। यहाँ पर हम आपको फिर से बता देते हैं कि अ, ये जो 11 स्वर है ना, इनमें अ, ई, उ और री, ये आपके होते हैं क्या? ये आपके होते हैं हर्ष स्वर। और ये जो है आ, ई, उ, ये आपके हैं 3 दीर्घ स्वर। अब हम देख लेते हैं कि संयुक्त स्वर किसे कहते हैं। स्वर वर्ण 2 स्वर वर्णों से मिलकर बनते हैं, उन्हें संयुक्त वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। ठीक है, आपको यहाँ से याद रखना है कि संयुक्त स्वर की संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन से? ए, ओ और औ। अब बात यहाँ पे क्या कही जा रही है कि संयुक्त स्वर क्या कहलाते हैं। संयुक्त स्वर के अंदर खुद 2 स्वर छुपे हुए होते हैं, यानी यहाँ पर 2 स्वर मिल करके संयुक्त स्वर बने हैं। अब ये क्या है, आगे देखते हैं, आपको बात समझ में आ जाएगी। इस चार्ट को देखिए। यहाँ पे आपने देखा क्या? ए के सामने लिखा हुआ है अ या आ, प्लस में ई या ई। इसका मतलब ये है कि जो ए है ना आपका संयुक्त स्वर, ये 2 स्वरों से मिलकर बना है। और वो स्वर कौन से हैं? वो है अ, आ और ई। इससे मिलकर बना है आपका ये ए। ठीक है, इस ए के अंदर 2 स्वर बैठे हुए हैं। इन 2 स्वरों के मिलने से ही ए बना है। और ए किनसे मिलकर बना है? ये आ, धन ए और ए, इससे मिलकर बना है। ओ किससे मिलकर बना है? आ प्लस ऊ से मिलकर बना है। औ किससे मिलकर बना है? आ प्लस ओ और औ से मिलकर बना है। दोस्तों यहाँ पे एक बात आप ध्यान रखेंगे, इस चार्ट को आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस बनाए जाते हैं कि ए किससे मिलकर बना है, या फिर आपको इस तरफ का ये चीज़ दे दी जाएगी और पूछा जाएगा इससे मिलकर कौन सा अक्षर बनेगा। इसके अलावा आप यहाँ पे इसको याद करने की एक ट्रिक देख सकते हैं कि यहाँ पर आप पहला जो दिया जा रहा है उसमें सभी अक्षरों के आगे क्या लिखा हुआ है? सभी अक्षरों के आगे आ ये कॉमन है। ठीक है, जब इनके साथ दूसरा स्वर मिल रहा है वही चेंज हो रहा है। यहाँ ई मिलने से आ में ई मिलने से ए बनता है, जहाँ ए और ए मिलने से ए बनता है, और ऊ मिलने से ओ बनता है, और ओ मिलने से औ बनता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, प्लुत स्वर किसे कहते हैं। प्लुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। स्वर हर स्वर में क्या कह रहा था कि जहाँ पर कम समय लगे। दीर्घ स्वर में क्या कह रहा था? जहाँ पर अधिक समय लगे। हर्ष स्वर से अधिक समय लगे। अब ये प्लुत स्वर क्या कह रहा है कि यहाँ पे दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगता है इस स्वर को कहने में। और इसकी संख्या दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 1 है। और इसका जो ये स्वर होता है ना, इसका मैंने यहाँ पर आपके सामने चित्र रखा हुआ है। इसे आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से दिखता है। अब जो मॉडर्न हमारी हिंदी है, आधुनिक हिंदी में इसका जो प्रयोग है दोस्तों वो विलुप्त हो चुका है, कम हो चुका है। अब इसका प्रयोग नहीं किया जाता, परंतु हमारे व्याकरण में इससे संबंधित क्वेश्चंस आज भी पूछे जाते हैं। तो हमें इस बात को भूलना नहीं है कि प्लुत स्वर क्या होता है, उसकी परिभाषा और उसके कितना उसकी संख्या क्या है, इस चीज़ को नहीं भूलना है। एक संख्या है इसकी, और इसका हमें याद रखना है इसका परिभाषा की दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है, उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं।
और एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैंने एक शब्द लिखा है ओम। आप अगर इस शब्द को पढ़ के देखेंगे तो यहाँ पर इसे बोलने में अधिक समय लग रहा है। देखिए ओम, ये जो शब्द है ना, इसमें ही यहाँ पर ये छिपा हुआ है प्लुत स्वर। आगे चलते हैं। अंग और आहा ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आया है। यहाँ से सवाल बनता है कि अंग और आहा क्या है? स्वर हैं, व्यंजन हैं या हर्ष स्वर हैं, दीर्घ स्वर हैं। तो हमें ये बात यहाँ पे याद रखनी है दोस्तों कि अंग और आहा ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन। क्वेश्चन बनता है कि इनमें से कौन ना ही स्वर है और ना ही व्यंजन, तो आपको याद रखना है वो अंग और आहा है। अंग की मात्रा क्या कहलाती है? अनुस्वार। नोट, अंग और आहा को नपुंसक वर्ड भी कहा जाता है। अंग और आहा को आयोग वाह भी कहा जाता है। यहाँ पे आपको इन दोनों बातें याद रखनी है। अंग और आहा से रिलेटेड यहाँ पे 3 पॉइंट निकल कर आ रहे हैं। एक तो ये कि अंग और आहा को क्या कहा, ये क्या है? ये ना ही स्वर है और ना ही व्यंजन। अंग और आहा को नपुंसक वर्ड भी कहा जाता है। अंग और आहा को आयोग वाह भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर भी वही बात हो रही है। अ से ज्ञ तक अक्षरों को 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन में। अब कुछ अक्षर स्वर है, कुछ अक्षर व्यंजन है, परंतु अंग और आहा ना ही स्वर है ना ही व्यंजन। तो ये क्या कहलाते हैं? यहीं से ये इन्हें शब्द मिला है क्या? नपुंसक वर्ड का। कि नपुंसक वर्ड कौन है? अंग और आहा। और इन्हें आयोगवाह भी कहा जाता है। अंग की मात्रा अनुस्वार कहलाती है, तो आहा की मात्रा क्या कहलाएगी? कमेंट करके आप लोग हमें बताएंगे कि अंग की मात्रा अनुस्वार कहलाती है, तो आहा की मात्रा को क्या कहा जाता है। ये आज की हमारी क्लास, जहाँ पर हमने सीखा वर्णमाला से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ। और मिलते हैं अगली क्लास में। आशा करते हैं कि आप सबने अच्छे से इस क्लास को पढ़ा होगा, समझा होगा। और अगर कुछ भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगली वीडियो होगी वो इसी विषय से संबंधित एमसीक्यूज होंगे जो मैंने आज आपको पढ़ाया है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस क्लास को अच्छे से याद करके, अच्छे से समझ करके दूसरी वीडियो को देखिएगा, टेस्ट दीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने सवाल सही किए और कितने सवाल आपसे मिस हो गए। थैंक यू। टेक केयर।